नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नेनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, और हम बी प्रथम वर्ष की कक्षा में कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिया गया एक अध्याय पद्मावती समय के बारे में पढ़ रहे थे। पद्मावती समय से लिए गए आज का जो छंद है उसमें पृथ्वीराज चौहान और शत्रुपक्ष शहाबुद्दीन गोरी की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का सजीव वर्णन कवि ने किया है और युद्ध क्षेत्र की भयानकता का चित्रण इस पद में या छंद में कवि ने प्रस्तुत कर दिया है। छंद इस प्रकार है। न को हार न जित रहे न रहे सूरवर, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभर। कहों कमंद कहों मथ कहों कर चरण अंतरूरी, कहों कंद वही वेग वही तेग, कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर, कहों दंत मंत है सुर सुपरी। कुंभ भ्रसुंड रुंड सब हिंदवान रान, भय भान मुष गहिय तेग चहुआन जब। विभत्स रस का परिपाक इस छंद में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अवतरण कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय नामक खंड से लिया गया है। इसमें कवि ने पृथ्वीराज चौहान की सेना और शहाबुद्दीन गोरी की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन करते हुए युद्ध क्षेत्र की जो भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसका विभत्स वर्णन इसमें किया गया है। और वर्णन इस प्रकार है जैसे हम कोई साक्षात चित्र या कोई चलचित्र देख रहे हैं, यानी एक प्रकार का शब्द चित्र इस छंद में उपस्थित किया है कवि चंद वरदाई ने। कवि कहता है, न को हार न जित रहे न रही सूरवर। सूरवर यानी वीर योद्धा। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी की सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था और युद्ध इतना भयानक, और युद्ध में लड़ रहे जो योद्धा हैं दोनों पक्षों के, वे भी इतनी उत्तेजना के साथ लड़ रहे हैं कि युद्ध में न तो कोई एक पक्ष जीत रहा है और न ही कोई हार रहा है, यानी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार लड़ते हुए अपने आप को अपराजय प्रमाणित कर रहे थे। कोई भी पक्ष एक दूसरे से हल्का या कम नहीं पड़ रहा था, बल्कि दोनों ही पक्षों में बराबरी का युद्ध चल रहा था। तो न को हार न जीत, न तो कोई हार रहा था न जीत रहा था, रहे ही न रहे ही सूरवर। और दोनों पक्षों के जो सूरवीर थे, जो योद्धा थे, उनमें ऐसा उन्माद छाया हुआ था युद्ध के प्रति कि वे रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। रहे ही न रहे ही, रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। अर्थात अगर सेनापति युद्ध रोकने का भी आदेश देता तो युद्ध के उन्माद में जो सूरवीर थे वे रुक नहीं पा रहे थे और युद्ध में लड़े ही जा रहे थे और मार काट मचा रहे थे। आगे वर्णन करते हुए कवि चंद कहते हैं, धर ऊपर भर परत करत अति युद्ध महाभर। कि युद्ध की भयानकता में या युद्ध के उन्माद में जो महाभर वहाँ की युद्ध योद्धा थे, वे योद्धा भयानक युद्ध में इस प्रकार से रत हो रहे थे कि वे एक दूसरे को मार काट रहे थे और उनके धड़ या वे योद्धा ही आहत हो करके धरती पर गिरते जा रहे थे। धर ऊपर यानी धरती के ऊपर भर परत योद्धा गिर पड़ते थे एक दूसरे को मार काट करके
योद्धा आहत होकर घायल होकर के धरती पर गिर रहे थे। इस प्रकार युद्ध बहुत ही भयानक तरीके से वहाँ चल रहा था। कहों कमंध कहों मत्थ, युद्ध में योद्धा एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, जिससे युद्ध क्षेत्र का जो हाल था वो बहुत ही भयानक था। कहीं कमंध, कमंध यानी कबंध, धड़, सिर से रहित धड़ कहीं पड़े हुए थे, कहीं मत्थ, कहीं सिर अलग कटे हुए पड़े थे, कहीं कर चरण और कहीं हाथ कटे हुए, कहीं पैर कटे हुए पड़े थे, और अंतरूर यानी आंतड़ियाँ, कहीं 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 पर युद्ध भूमि में योद्धाओं की जो आंतड़ियाँ, अंदरूनी भाग हैं, अंदरूनी अंग हैं, वे भी बिखरे हुए पड़े थे। आगे हैं, कहों कंध कहों वही तेग, कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर। युद्ध क्षेत्र में जो तेग हैं, तेग यानी तलवार, योद्धाओं की तलवार इतनी तेज गति से चल रही थी कि उनसे टकरा कर, उस तेग से या तलवार से कट करके कहीं कंधे अलग पड़े हुए थे, कहों सिर, कहीं सिर जुट्टी फुट्टी उर, कहीं सिर आपस में टकरा करके फूट पड़ते थे, और कहीं फूटी उर, उर यानी छाती, वक्ष स्थल, कहीं योद्धाओं के वक्ष स्थल हथियारों से घायल होते और फूट कर वहाँ बिखरे पड़े थे। इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र का योद्धाओं को आहत करके जो वर्णन किया गया है, विभत्स रस का प्रयोग इसमें कवि ने किया है। आगे हैं, कहों दंत मंत है सुर सुपरी, सुर यानी खुर और सुपरी यानी खोपड़ी। ये ख को श लिखा गया है। उस समय की भाषा की ये विशेषता थी कि ख को श लिखा जाता था। कहों दंत मंत, मत यानी मदमस्त हाथी। वहाँ युद्ध में तलवारों से या विभिन्न प्रकार के हथियारों से काट दिए गए हाथियों के दांत, दंत मत, मदमस्त हाथियों के दांत कहीं कटे हुए पड़े, कहीं है यानी घोड़ा, घोड़े के खुर पैर कहीं कटे हुए पड़े, कहीं खोपड़ी यानी खोपड़ी, कहीं घोड़े के पैर और कहीं उनके सिर कटे हुए पड़े रहते। कुंभ ब्रसुंड रुंड सब, और कहीं हाथियों के कुंभ स्थल यानी उनके मस्तक कटे फूटे हुए पड़े। ब्रसुंड यानी उनकी सूंड कहीं कटी हुई, और रुंड, रुंड यानी धड़, और कहीं उन हाथियों का धड़ भी कटा हुआ मरा हुआ। सब तरफ पूरी युद्ध भूमि में इस प्रकार का हाल, चारों तरफ कटे हुए विभिन्न अंग पड़े हुए थे, न सिर्फ योद्धाओं के बल्कि हाथी घोड़ों के भी जो युद्ध भूमि में काम में लिए जाते हैं, उनके भी कटे हुए अंग चारों तरफ युद्ध भूमि में बिखरे पड़े। एक प्रकार से बहुत ही भयानक जो वहाँ का दृश्य है वह हो जाता है। इस प्रकार हिंदवान रान, हिंदुओं के राजा, भय भय यानी हो गए, भानुमुस यानी सूर्य के मुख के समान, गहिये तेग चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान ने तेग गहिये, तेग यानी तलवार, गहिये यानी पकड़ी, जब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार पकड़ी तो क्रोध के कारण उनका मुख जो है वो भानुमुख, सूर्य के समान तेज लिए हुए, तेजस्वी रूपी हो गया। यानी जब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार हाथ में पकड़ी तो उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, जो बिल्कुल सूर्य के समान देदीप्यमान लगता था। यानी युद्ध में भी, क्रोध में भी उनका मुख जो है वो सूर्य के समान तेजस्वी लग रहा था। इस प्रकार से कवि ने युद्ध भूमि का जो चित्रण किया है वो बहुत ही सजीव और अद्भुत चित्रण है। एक प्रकार का शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। छंद में वीर रस तो है ही, विभत्स रस का प्रयोग भी देखा जा सकता है, भयानक रस का भी प्रयोग है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि साक्षात युद्ध को देख रहे हैं। इस प्रकार चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है, तो बिंब का प्रयोग इसमें प्रशस्त है।
इसके अलावा अलंकारों में हम अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं। वीर रस के अनुरूप ओज गुण का प्रयोग है और छंद 56 हैं। सभी छंद लगभग 56 छंद ही प्रयोग किए गए हैं, जिसकी गति अति उचित है। आगे का अंश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।